चलिए। तो आज का क्लास जो पेपर है आपका, वो है, पेपर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये पेपर का नाम है ट्रांसफार्मर। और हम लोग इसमें आज का टॉपिक क्या क्या होगा? तो रेस्ट टॉपिक जो बचा था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो 2.7 एक टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है आपका कम्यूटेशन मेथड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेशन कम्यूटेशन मेथड करेंगे हम लोग। ठीक है, एक टॉपिक ये होगा। फिर इसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है, इसी के अंदर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है। फिर 2.8 में पढ़ना है आपको एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। जैसे सन जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर होता है। तो सारे ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। और लास्ट टॉपिक है यूनिट वन का, ये लास्ट टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो तीन टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये तीन टॉपिक आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यूनिट वन का रेस्ट ये टॉपिक बचा हुआ है। कम्यूटेशन मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, जैसे शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, वो देखेंगे। और लास्ट टॉपिक यहाँ का है, दैट इज द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कम्यूटेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कम्यूटेशन आखिर होता क्या है, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है। कम्यूटेशन का काम क्या है, इसको मान लो कम्यूटेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो वो सब देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके। तो कम्यूटेशन क्या होता है? सिंपल सा बात, हम उसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ, चलिए, कम्यूटेशन सबसे पहला टर्म है कम्यूटेशन। ठीक है। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है डीसी जनरेटर में? कम्यूटेशन मतलब क्या होता है? तो कम्यूटेशन इसमें एक जस्ट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, आर्मेचर कॉइल में जो करंट पास करता है, आर्मेचर कॉइल जो होता है उसमें जो करंट जो पास कर रहा है, तो वो एवरी हाफ साइकिल में क्या हो रहा है ना, वो अपना क्या उसका जो करंट का जो फ्लो, जो ऑफ डायरेक्शन है, वो रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जनरेटर में क्या होता है, मतलब सिंपल भाषा में बोलोगे तो कम्यूटेशन का काम है एसी को डीसी में चेंज करना। सिंपल, अगर डायरेक्ट अगर बोलोगे, कम्यूटेशन क्या करता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम करता है। ठीक है। तो सिंपल सा बात है, एसी आखिर आया कहाँ से? तो अल्टरनेटिंग करंट आपका जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर होता है, उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस कैसा होता है? एसी होता है। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, एसी होता है। तो अब एसी हमको तो चाहिए आउटपुट डीसी। तो वहां पे क्या होता है, एक कम्यूटेटर या ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? तो डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। डीसी तो इन ही डायरेक्शन होता है ना, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में जो चेंज करा वही कम्यूटेशन है। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कैसे हुआ, आर्मेचर के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो एसी था, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या किए, कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से उसको हम किस में चेंज कर दिए, एक ही करंट, मतलब जो दो डायरेक्शन में, मतलब हाफ साइकिल में चेंज हो जा रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट, वो अब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा, मतलब डीसी में चेंज हो गया, एसी टू डीसी चेंज हो गया। ठीक है।
इसमें जो कम फंक्शन ऑफ जो कम्यूटेशन है वो क्या काम करता है, मतलब आखिर कम्यूटेशन का वर्क क्या है। तो सबसे पहला तो आर्मेचर जो एसी है उसको डीसी में चेंज करता है। आर्मेचर में जो प्रोड्यूस एसी है अल्टरनेटिव करंट उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम करता है। और क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रश होता है। तो ब्रश के नीचे आने वाली जो आर्मेचर जो कॉइल है, आर्मेचर कॉइल, मतलब उसकी मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने का काम करता है। क्या करता है, सुमित यादव बोलो। डायरेक्शन ऑफ, सर को ऐड कर लीजिएगा। हाँ ऐड कर दिए। डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। एक तो हो गया एसी को डीसी में चेंज करता है। दूसरा, यहाँ पे तीसरा वाला क्या होगा, ये स्पार्किंग से बचाव, मतलब जो कम्यूटेटर में स्पार्किंग हो रहा है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट के कारण, तो उससे ये बचाता है। तो वहां पे देखो, यहाँ पे बचाने का काम इंटरपोल लगा देते हैं दो पोल के बीच में। तो वो क्या करता है, रिड्यूस द स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर सेगमेंट। जो कम्यूटेटर में स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो चिंगारी मतलब प्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आर्मेचर में आपका ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, मतलब जब आर्मेचर, आपको देखिए घूमता कौन सा पोर्शन है पहले बताओ, स्टेटर होता है और ये क्या होता है, रोटर होता है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी है, और रोटर मतलब ये घूमने वाला पार्ट है, ये घूमता है, ये घूमता हुआ नजर आएगा, यही घूमता है आपको दिखता है जनरेटर में। ये तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्टेटर वाला पोर्शन है ये तो स्थिर है, और रोटर वाला पोर्शन घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो जब आर्मेचर घूमता है, इसी को रोटर को ही आर्मेचर बोलते हैं, रोटर इज आल्सो नोन एज क्या होता है, आर्मेचर। तो रोटर जब मतलब जब आर्मेचर घूमता है, तो जो कॉइल क्या होता है, कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। कॉइल किससे जुड़ा रहता है, कम्यूटेटर से। ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, कॉइल में एक सीधा मतलब यूनी डायरेक्शनल करंट, मतलब डीसी करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यही जो चेंजिंग हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, यही है कम्यूटेशन का काम। मतलब कम्यूटेशन प्रोसेस में यही हो रहा है मेन फंक्शन, ये अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में चेंज कर दे। ठीक है, अब आगे चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे यूटिलाइज करते हैं। तो आगे क्या देखते हैं हम लोग कि इसका जो काम क्या है, मतलब इसका अगर बोला जाए कि एक आइडियल कम्यूटेशन क्या हो, एक आइडियल कम्यूटेशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेशन तो हम समझ गए कि ये प्रोसेस कम्यूटेशन कहलाता है। तो एक आइडियल कम्यूटेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग प्रोड्यूस हुआ था। तो अब आइडियल कम्यूटेशन की बात करेंगे तो इसमें कोई स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, मतलब नो स्पार्किंग। आइडियल कम्यूटेशन की अगर बात करेंगे, इसमें जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, अब स्पार्क नहीं हुआ, तभी तो आइडियल कहलाएगा। तो नो स्पार्किंग। ठीक है, एट द कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, और जो करंट का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करेगा क्या, तो करंट का वैल्यू डिक्रीज क्या कर रहा है, करंट का वैल्यू। ठीक है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आइडियल कम्यूटेशन की बात हुई। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल कम्यूटेशन हो रहा है, मतलब मेन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में इंडक्टेंस के कारण जो इफेक्ट हो रहा है, आर्मेचर देखो इंडक्टेंस मतलब क्या है, कॉइल ही तो इंडक्टेंस है। तो आर्मेचर कंडक्टर में मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में इंडक्टेंस के कारण ये आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो करंट ऑफ डायरेक्शन है वो सडनली क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता है यहाँ। सडनली आपका चेंज नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें एक टर्म आएगा रिएक्टेंस वोल्टेज। तो रिएक्टेंस वोल्टेज कैसे आया, तो रिएक्टेंस वोल्टेज यहीं से आया। देखो, जब धारा मतलब जो करंट है वो अचानक से यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है, यही कम्यूटेटर में स्पार्किंग का रीजन होता है। इसी रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण कम्यूटेटर में स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है, मतलब चिंगारी उत्पन्न होता है। ठीक है, किस वोल्टेज के कारण? दिस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण। ठीक है, इस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण इसमें क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट का होल्ड करोगे? तो देखो, ये कम्यूटेशन प्रोसेस के दौरान आपका ये देखने को मिल रहा है यहाँ। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा था? ड्यू टू, देखो सिंपल सी भाषा में अगर कोई किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि कम्यूटेशन मेथड जो है, मतलब कम्यूटेशन जो प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है। ये कम्यूटेशन कहाँ लगा होता था, याद करो। ये था स्टेटर वाला पोर्शन, और ये था, आपको ऐसे दिखता था आर्मेचर वाला पोर्शन, ऐसे स्लॉट बना हुआ था ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहीं पे इस जगह पे क्या था, एक कम्यूटेटर लगा हुआ था, कम्यूटेटर सेगमेंट जिसको बोल रहे थे। ठीक है, यही कम्यूटेटर का काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना, सीधा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन एसी कहाँ पे है? जो आर्मेचर जब रोटेट कर रहा था, यहाँ पे इंड्यूस्ड क्या हो रहा था, ईएमएफ। कहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा था? आर्मेचर के अंदर, जो कि घूमता हुआ पार्ट था। तो ईएमएफ जो था वो कैसा था, एसी प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे क्या, यूनी डायरेक्शनल करंट। तो आपको ये एसी को इसमें चेंज कर दे रहा है, क्योंकि आउटपुट डीसी मशीन है। तो ये चेंज कर दे रहा है आपको डीसी में। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्सन फ्रॉम एसी टू डीसी इज नोन एज, क्या बोलेंगे, दैट इज द कम्यूटेशन। यानी ये कम्यूटेटर का आपका फंक्शन हो गया, कम्यूटेटर का ये काम हो गया। ठीक है, इसमें देखना कि इसमें जो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्पार्किंग को कम करने के लिए हम दो पोल के बीच में एक इंटर पोल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इंटर पोल लगा देते हैं। ओके, तो इंटर पोल क्या करता है, ये स्पार्किंग जो हो रहा था उसको कम होने में मदद करता है, मतलब घटाता है, स्पार्किंग को रिड्यूस कर देता है। कौन? इंटर पोल। समझ में आया? तो कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, आर्मेचर कॉइल में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन जो फ्लो हो रहा है, वो एवरी हाफ साइकिल में क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। एवरी हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, ये चेंज होता है, ताकि जनरेटर के अंदर क्या होगा, जो आपका एसी जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो अल्टरनेट क्या बोलते हैं, जनरेटर में जो उत्पन्न एसी है, मतलब आर्मेचर के कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो एसी था, उसको वो डायरेक्ट करंट में चेंज कर सके। ठीक है, दैट इज द कम्यूटेशन प्रोसेस। क्लियर है? कम्यूटेशन क्लियर हो गया? और कोई इसमें डाउट है तो पूछो। नॉर्मल तो बोल रहे हैं ना कि बोलो कम्युनिकेशन आर्मेचर जो बोलो बोलो। आर्मेचर जो आर्मेचर जो होता है कम्युनिकेशन में वो एसी टू डीसी हाँ, कन्वर्ट जोर से करता बोलो, है। आवाज नहीं आ रहा, जोर से सटा के बोलो। हाँ सर जैसे कम्युनिकेशन है ना, हाँ हाँ तो उसको नॉर्मल जैसे बोल सकते हैं कि आर्मेचर में जो इंडस्ट्री एमएफ होता है उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है डायरेक्ट। हाँ, सिंपल है, कम्यूटेशन का काम ही है एसी को डीसी में चेंज किया, मतलब कम्यूटेटर से वर्ड आया है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन एक प्रोसेस हो गया, कम्यूटेटर सेगमेंट एक वहां पे लगा हुआ है कन्वर्ट करने के लिए एसी को डीसी में। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग हाँ करंट सर। जो उत्पन्न हुआ है उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करने की प्रक्रिया ही कम्यूटेशन है। अब देखो, ओके सर। कम्यूटेशन जब हो रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था, स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था, स्पार्किंग। इस स्पार्किंग को बार कम करने के लिए, मतलब चिंगारी जो पैदा हो रहा था उसको कम करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस किए, इंटरपोल लगा दिए बीच में, ताकि इसमें स्पार्किंग कम हो। और देखिए, स्पार्किंग से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो मशीन का जो है इफिशियंसी वो घट जाएगा। जब स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली घट जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, स्पार्किंग जब होगा तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट जल्दी क्या हो जाएगा, घिस जाएगा।
जो कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश का पोजीशन वहीं पे रहता है, शाफ्ट के आसपास में, तो वो क्या होता है कि घिसने लगता है। किसके कारण? इफेक्ट ऑफ कम्यूटेशन के कारण, इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग के कारण, क्योंकि कम्यूटेशन के कारण ही तो स्पार्किंग प्रोड्यूस हुआ था ना। और स्पार्किंग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम अकर्स हो रहा है वो हम बताएं। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट जल्दी से वो खराब हो जाएगा। इसके कारण हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है। और मशीन जब हीटिंग इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली कि जो डीसी जनरेटर मशीन है उसका एफिशिएंसी आपका घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम था स्पार्किंग। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? स्पार्किंग। स्पार्किंग मेन प्रॉब्लम है। अभी इसको कम कैसे करोगे? इसको घटाना होगा ना, नहीं तो फिर तो मशीन का एफिशिएंसी कम हो जा रहा है। तो स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उपाय करेंगे? क्या मतलब यूज करेंगे जिससे स्पार्किंग कम हो जाएगा? ठीक है। तो पहला तो हम बता दिए शुरू में ही, इंटरपोल यूज करेंगे। तो इंटरपोल कहाँ लगा होता था याद करो। जब फिगर हम बताए थे, ऐसे था, ऐसे था, तो ये देखिए यहाँ पे एक पोल ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे एक पोल ऐसे बना हुआ था। ठीक है। यहाँ भी एक पोल ऐसे बना हुआ था जब डायग्राम बताए थे हम। यहाँ पे एक पोल ऐसे बना हुआ था। ठीक है। इस दो, नॉर्थ पोल था साउथ पोल, नॉर्थ पोल था साउथ पोल था। इस दोनों पोल के बीच में एक छोटा सा पोल था, यही तो इंटरपोल है। यही क्या है? इंटरपोल। यही क्या करता है? जो स्पार्किंग हो रहा है कम्यूटेटर या जहाँ पे, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। मतलब चिंगारी जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके कारण हीटिंग इफेक्ट या खराब हो जाएगा, मशीन का एफिशिएंसी घट जाएगा। उसको कम करने के लिए पहला क्या किया? इंटरपोल को लगा दिए। कहाँ लगा दिए? इंटरपोल को हम लगा दिए दो पोल के बीच में। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? रिएक्टेंस वोल्टेज थोड़ा बैलेंस रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया था ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंस जो वोल्टेज है, इंटरपोल लगाने से क्या होगा? रिएक्टेंस वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस, मतलब संतुलित रहेगा। रिएक्टेंस वोल्टेज बैलेंस रहेगा। रिएक्टेंस वोल्टेज बैलेंस नहीं हो रहा था तभी तो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा था। द रिएक्टेंस वोल्टेज जब बैलेंस नहीं था, उसी के कारण तो स्पार्किंग प्रोड्यूस हुआ था। तो उसी को हम बैलेंस अगर कर देते हैं तो स्पार्किंग मेरा कम हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे। तो पहला हाँ प्रोसेस, सर। फर्स्ट प्रोसेस है स्पार्किंग को घटाने के लिए इंटरपोल लगा देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है? इसमें एक वाइंडिंग होता है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है। तो इसको भी लगा देंगे तो ये क्या होगा? जो स्पार्किंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है। मतलब स्पार्किंग से मतलब डीसी जनरेटर में प्रॉब्लम अकर नहीं होगा। कब? जब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे। तो ये कहाँ पे लगेगा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग? तो जो मेरा मेन पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पे देना एक स्लॉट होता है। ठीक है। मेन पोल के स्लॉट में इसको क्या करते हैं? वाइंडिंग कर देते हैं। मेन पोल जो होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? एक वाइंडिंग कर देते हैं, इस पे लपेट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पार्किंग आपका कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? ये तो मुख्य जो मेन पोल है वहां पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और क्या होता है कंपनसेटिंग में लगाने से? क्या फायदा है कि जो आर्मेचर रिएक्शन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो आपका क्या होगा? बैलेंस रहेगा। मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या? एक समान। आर्मेचर रिएक्शन के दौरान तो फ्लक्स का ही ना कमी हो गया था, याद करो। आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो रहा था? जो नेट फ्लक्स था उसमें कमी हो गया था। मतलब जो नेट फ्लक्स मान लो 100% था, वो घट के मान लो 60% हो गया। तो ये जो फ्लक्स में चेंजिंग हुआ था, कमी, इसी प्रोसेस को आर्मेचर रिएक्शन में हम लोग देखे थे। आर्मेचर रिएक्शन क्या बोला था? जो नेट फ्लक्स में परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब फ्लक्स का वैल्यू जो चेंज कर रहा है, मतलब वीक हो जा रहा है, कमजोर कर दे रहा है। तो फ्लक्स जब कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा तो वोल्टेज भी कम प्रोड्यूस होगा। जब फ्लक्स ही कम होगा तो वोल्टेज भी कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करके हम लोग क्या करते हैं? आप कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पे लगाते हो? तो मेन पोल में। और इससे क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा था फ्लक्स वो बैलेंस, मतलब एक जैसा हो। ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही फ्लक्स कमी हो जा रहा था, फ्लक्स में डिक्रीज हो जा रहा था। उसी को अगर हम सॉल्यूशन कर दें तो क्या होगा? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग अगर लगा देंगे तो मेरा क्या होगा? फ्लक्स बैलेंस रहेगा, मतलब एक समान सब जगह रहेगा, रेगुलर रहेगा।
मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? थर्ड पॉइंट है, मतलब थर्ड मेथड क्या है? आप क्या कर सकते हैं, ब्रश का जो पोजीशन है उसको फिक्स, ब्रश पोजीशन, ब्रश ब्रश का पोजीशन को हम सही से रखेंगे, एडजस्ट करके रखेंगे ब्रश पोजीशन। ठीक है, ब्रश पोजीशन का मतलब क्या है? जो एमएनए और जीएनए था वो क्या हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए जीएनए क्या हो रहा था, कुछ एंगल से डाइवर्ट हो जा रहा था ना, याद करो। जब हम बताए थे आर्मेचर रिएक्शन, तो यहाँ पे एमएनए था, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो रहा था, जीएनए यहाँ पे बन रहा था। ये एंगल थीटा से क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था इसका पोजीशन। क्योंकि इनिशियली जो दोनों रहता है वो कैसे रहता है, एमएनए जीएनए कहाँ रहता है, एमएनए इसी एक्सिस में रहता है और जीएनए भी इसी एक्सिस में होता है, लेकिन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है। इसका आर्मेचर रिएक्शन का पोजीशन, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन क्या होता है, कुछ एंगल से चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आप इसको मेंटेन करके रखिएगा, तो आपका सही रहेगा, मतलब आपका क्या बोलते हैं, जो क्या कर रहे थे, स्पार्किंग कम हो जाएगा, मतलब स्पार्किंग को आप घटा सकते हो उसके कारण। और चौथा क्या है, इसका डिजाइन जो है, जो भी आप मशीन यूज कर रहे हो उसका डिजाइन क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो तीन ही काफी है, तीन मेथड मेन पॉइंट है यहाँ पे। एक तो था इंटरपोल, दूसरा था कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, और तीसरा है ब्रश का पोजीशन को एडजस्ट करना। ठीक है। देयर आर थ्री मेन मेथड्स टू रिड्यूस द स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है। इंटरपोल का काम क्या हुआ बाबू, बोलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल क्या करता है, यहाँ पे इंटरपोल लगाए थे ना, तो इंटरपोल का काम क्या है? रिएक्टेंस वोल्टेज बैलेंस करता है। इंटरपोल रिड्यूस करता है स्पार्किंग को, रिड्यूस स्पार्किंग। ठीक है। फिर इंटरपोल के बाद क्या यूज किया, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ये क्या करता है? इसको लगाने से क्या फायदा हुआ, बोलो, अभी तो पढ़ाए हम। फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब ये क्या करता है, बैलेंस करता है, किसको बैलेंस करता है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को बैलेंस करके रखता है। आर्मेचर रिएक्शंस को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को बैलेंस करता है। कंपेंसेटिव में लगाने से यही फायदा है, देखो ना, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग कंपेंसेटिव में लगाते थे, वही चीज तो है। फिर क्या था, ब्रश का शिफ्टिंग, मतलब ब्रश का पोजीशन हम लोग देखे थे, तो ब्रश शिफ्टिंग बोल सकते हो, ब्रश पोजीशन, ब्रश पोजीशन। तो ब्रश पोजीशन से क्या फायदा हुआ, ब्रश को अगर सही से एडजस्ट करोगे तो इससे भी बैलेंस हो जाएगा आपको। ठीक है। तो इससे हम लोग, ये सब मेथड से हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्पार्किंग को कम करते हैं। समझ गए कम्यूटेशन क्या है? किसी को डाउट है तो बोलो, फिर से बताएंगे। कम्यूटेशन समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ गए, उसका मतलब नहीं बोल रहे हो तो समझ गए। रिएक्टेंस वोल्टेज, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज तो समझ गया, रिएक्टेंस वोल्टेज ही ना प्रोड्यूस हुआ था, जिसके कारण क्या होता है, स्पार्किंग वगैरह हो रहा था। समझे? हाँ सर, हाँ। चलिए, आगे टॉपिक क्या है, देखो आगे का टॉपिक क्या है। अगर रिएक्टेंस वोल्टेज, अगर डिफिनेशन जानना चाहते हो, रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज वैसा वोल्टेज होता है जो कम्यूटेशन प्रक्रिया के, मतलब प्रोसेस में, जो कॉइल में है, वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न होता है। बताया था ना, कॉइल क्या है, जस्ट लाइक इंडक्टेंस ही है ना, ये कॉइल क्या है, इंडक्टेंस है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को अगर डिफाइन करना चाहते हो, तो रिएक्टेंस वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जिसमें कम्यूटेशन प्रोसेस के, मतलब उस ड्यूरिंग कम्यूटेशन प्रोसेस, उस समय क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, उसी को रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, वही क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस वोल्टेज। जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उसमें क्या होता है, मतलब अचानक जो होता है परिवर्तन, अचानक जो परिवर्तन होता है रिएक्टेंस वोल्टेज में, उसका अपोज करने से ही स्पार्किंग हो सकता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, जो वोल्टेज जो है प्रोड्यूस हुआ है, रिएक्टेंस वोल्टेज जो है, वो जो करंट में अचानक से जो परिवर्तन का जो अपोजिंग कर रहा है, तो
जो करंट का अपोजिंग जो कर रहा है उसके कारण ही स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा है। स्पार्किंग के कारण हीटिंग हो रहा है। हीटिंग हुआ तो मेरा डीसी जो जनरेटर है वो हो सकता है डैमेज हो जाए। ठीक है, ज्यादा हीटिंग होगा तो डैमेज होगा, इंसुलेशन फेल्योर हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है। तो ये था तुम्हारा हाँ रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में। अगर इसको मैथमेटिकली भी दिखा सकते हो, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, पहले से पता ही होगा। ठीक है, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, एल इंडक्टेंस है, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो फैराडे लॉ से बहुत को माइनस यहाँ पे एल माइनस लगा देता है। तो फैराडे लॉ में यही बोला था, इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ड्यू टू लेंज लॉ के कारण ही निगेटिव साइन है। ये साइन किसके कारण है, तो ड्यू टू लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ क्या बोलता है बताओ, तो कोई बताएगा क्या? लेंज लॉ क्या बोलता है जी? एनीवन? दो हम एक लाइन में बता देंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। देखो, लेंज लॉ क्या होता है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहे हैं। मतलब जिसने उत्पन्न किया, जिसने प्रोड्यूस किया, उसी का अपोज कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। उसके कारण साइन निगेटिव हो जाता है। अपोज करना मतलब साइन निगेटिव हो। जिसने जो प्रोड्यूस किया, इंड्यूस्ड किया, उसका वो अपोज कर रहा है, तो अपोज के कारण ही साइन निगेटिव होगी। तो दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ, एक सिंपल भाषा में। ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज का क्या इफेक्ट हो सकता है? व्हाट आर द, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है, तो सब तुम बता ही दिए। रिएक्टेंस वोल्टेज का इफेक्ट क्या हो सकता है? ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज आया तो इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो आपका जो ब्रश होता है उसके नीचे स्पार्किंग हो सकता है। ठीक है, ब्रश के नीचे क्या होगा, स्पार्किंग हो। स्पार्किंग कहाँ पे होगा? एट द, कहाँ हो सकते हैं, ब्रश के पास, ब्रश के नीचे, अंडर द ब्रश। ठीक है, और क्या हो सकता है? हीट प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मशीन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण मशीन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, मशीन का जो इफिशियंसी है वो घट जाएगा। इफिशियंसी ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कार्य क्षमता जो है मशीन का वो कम हो जाएगा, किसके कारण, इस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण। ठीक है, और क्या हो सकता है? कम्यूटेटर शुरू में ही बता दिए, कम्यूटेटर और ब्रश क्या हो जाएगा, जल्दी घिस जाएगा। कम्यूटेटर एंड ब्रश आपका क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। ठीक है, तो डेट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रश, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, घिस जाएगा मतलब खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यही है रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण इफेक्ट। और रिएक्टेंस वो इसका मतलब अगर रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना है, इसके कारण तो इफेक्ट हो गया, सब तो पढ़ाई दी। इसके कारण अगर कम करना है तो क्या क्या यूज करोगे, तो इंटरपोल यूज करोगे, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करोगे, ब्रश का पोजीशन को एडजस्ट करोगे। ठीक है, और भी हो सकता है, हाई रेजिस्टेंस का ब्रश यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तीन मेथड काफी है। चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिलेबस देखो। डीसी जनरेटर। एंड उसका क्या है? और कुछ नहीं सर, वहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। एप्लीकेशन वही हुआ, उसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहले चलो हम लोग तीन टाइप का मेनली जो जनरेटर यूज करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो अब ये मत बोलना कि सर सेपरेटली एक्साइटेड, ये सब बता चुके हैं पहले ही शुरू में ही। ठीक है, इसमें फिर से ज्वाइन करोगे क्लास, ठीक है, मैसेज हम भेज देंगे, अभी तो चलेगा क्लास। और एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो जरूर देखिए ठीक से, जहां भी प्रॉब्लम होता है मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, तो हम उसको उसी समय बता देंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में आप जब टाइप्स देख रहे थे तो पहला क्या था, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, उसका टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें टाइप्स क्या था आपका, आपका था एक सेपरेटली एक्साइटेड होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और दूसरा क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड ना।
एक था सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा क्या था, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइप था ना, क्या क्या था? सेल्फ एक्साइटेड में क्या था, एक सीरीज शंट, और संट। सीरीज और शंट संट। जनरेटर, दूसरा था सीरीज जनरेटर, और क्या था, एक था कंपाउंड। तो ये सब हम बता दिए थे, फिगर भी बता दिए थे, ठीक है, शायद इनको याद आ रहा है, ये बता दिए थे कंपाउंड जनरेटर। लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग। तो कंपाउंड जनरेटर का भी दो टाइप है, एक शॉर्ट शॉर्ट शंट कंपाउंड होता है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हो? मान लो हम लोग तीनों जनरेटर का तो एप्लीकेशन जानना होगा ना, कहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला मान लो सन जनरेटर की अगर बात करें तो इसका यूज कहाँ है बोलो तो बता सकते हो सन जनरेटर का यूज कहाँ है? देखो हम ये फिगर हम बता सर चुके हैं, इसलिए हम फिर से नहीं बताना चाह रहे हैं। संट मतलब क्या होता है, पैरेलल, ये सब बता चुके हैं। पहला का अगर फिगर देखोगे तो कैसा था फिगर, ऐसे ये आर्मेचर था यहाँ पे, वीडियो समय सब मिल जाएगा तुमको। यहाँ पे वाइंडिंग ऐसे कर दिए हैं, और यहाँ पे क्या कर दिए हैं, दैट इज द वोल्टेज अप्लाई किए प्लस माइनस। इधर जनरेटर मतलब बाहर की ओर निकलेगा करंट, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर करंट। इधर लोड करंट होगा, और इधर क्या होगा, शंट फील्ड करंट, तो आई एस एच होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ का रेजिस्टेंस आर एस एच होगा, तो ये सब बता चुके हैं। यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ईबी, और सन जनरेटर में ईबी का वैल्यू क्या होता है, वी प्लस आई ए आर ए होता है। तो अगर वैसा है तो फिर से हम बता देंगे, लेकिन पहले पहले हम इसको इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं वो बता देते हैं, फिर डायग्राम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, जो सेपरेटली एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है वो कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आप एक टेस्टिंग करने में इसको यूज करते हो। कहाँ पे यूज करते हो, पर मतलब टेस्टिंग करने में। और फिर लेबोरेटरी में तो अब देखते ही हो, लेबोरेटरी में दिया रहता है, लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तीसरा कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे हमको कंट्रोल वोल्टेज का क्या होगा, यूज होगा, यूजेज इन कंट्रोल्ड वोल्टेज, या वोल्टेज कंट्रोल बोल सकते हो, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली मतलब क्या होता है, सेपरेट है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, मतलब ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एक आर्मेचर लगा दिए, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यही है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का जस्ट फिगर बोल सकते हो, ओके। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग इसका सेपरेट है, मतलब इधर है फील्ड वाइंडिंग, इधर से सोर्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का बोल सकते हो डायग्राम, ठीक है। इसमें फील्ड वाइंडिंग सेपरेट है, और इधर आर्मेचर, इसमें क्या होगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईबी क्या होता है, ईबी इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है जी, जो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करे, ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करेगा वही होता है बैक ईएमएफ। जो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, ठीक है। तो हम सेपरेटली एक्साइटेड का डायग्राम भी बता दिए, और इसका कहाँ यूज करते हैं, टेस्टिंग में, लेबोरेटरी एप्लीकेशन में, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे चलो, अब आओ क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड में पहला क्या है, शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर का पहले डायग्राम देखो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये शंट जनरेटर मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आर्मेचर होगा, एक मिनट, यहाँ पे बीच में क्या रखते हैं, आर्मेचर बना देते हैं, ये आर्मेचर का फिगर है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके पैरेलल में हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग जोड़ देते हैं, और इधर से क्या अप्लाई करते हैं, तो उस वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई कर दो प्लस माइनस। इधर करंट क्या है, ऑब्वियसली जनरेटर में जनरेट होता है तो करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो आर्मेचर करंट हो गया, क्योंकि आर्मेचर वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है।
और यहाँ पे क्या होगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ईबी। ठीक है। और ये जनरेट कर रहा है तो करंट करंट किधर जाएगा, यहाँ से जब रास्ता मिलेगा तो एक रास्ता इधर, तो ये हम उल्टा यहाँ पे बना दिए थे। ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, चेंज करते हैं कलर। देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा, आई एस एच होगा। और इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा, आई एल होगा, लोड करंट। ये क्या है, शंट फील्ड करंट। तो ये फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, आर एस एच। और यहाँ जो करंट जाएगा वही आई एस एच जाएगा, शंट फील्ड करंट इसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो एक बैक ईएमएफ पहला टर्म आया ईबी, क्या होता है, भी प्लस आई ए होता है। जनरेटर केस में क्या होता है, प्लस होता है, मोटर केस में माइनस होता है। ये किस केस में है, जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर के बारे में देख रहे हैं। तो जो बैक ईएमएफ है ईबी इक्वल टू होता है भी प्लस आई ए आर ए। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ से बताइए तो आई एल का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकते हो, एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एल? 0 सर। है 0? अरे इक्वेशन देखो, नोड एनालिसिस नहीं 0 पढ़ाए थे क्या? सर। तो सर आयन तो ओपन कर देगा ना। हम आई एल का वैल्यू पूछ रहे हैं, आई एल का वैल्यू कितना होगा? अच्छा आइए पूछ रहे सर, हम सिर्फ आइए। सॉरी सर। अच्छा आई ए का वैल्यू बता दो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आई ए का वैल्यू कितना होगा? अरे करंट पे ध्यान दो, करंट का वैल्यू जो है वहां पे, करंट के डायरेक्शन पे ध्यान दो उसी सर के। ISH+IN। वेरी वेरी गुड, यही तो हम जानना चाह रहे थे, ये आई एल प्लस आई एस एच होगा। ये तो सिंपल, उस दिन भी मैंने बोला था। यहाँ पे नोड पॉइंट है तो ये करंट इनकमिंग नहीं हो रहा है, और ये दोनों क्या हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है, ये तो केसीएल है ना। नहीं, हाँ, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, ये तो केसीएल का है, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ से तो सही है। क्या हो जाएगा, आई ए बराबर क्या हो जाएगा, आई एल प्लस आई एस एच। क्लियर हुआ जी तुम लोग का? और बच्चे का क्लियर हुआ? देखो करंट यहाँ पे इन कर रहा है तो इनकमिंग करंट हो गया ना, और ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस ये नोड है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये जो करंट जितना आएगा वो टोटल करंट के बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर। तो ये हो गया आपका इनकमिंग करंट, और ये दोनों हो गया आउटगोइंग करंट, दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब तुमको अगर पूछा जाएगा आई एल का वैल्यू कितना होगा, तो आई एल का वैल्यू हो जाएगा आई ए माइनस क्या हो जाएगा, आई एस एच। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। चलिए आगे चलो। अब इसमें मैकेनिकल पावर डेवलप कितना करेगा, तो मैकेनिकल पावर डेवलप का फॉर्मूला होता है पीएम बराबर होता है ईबी इंटू आई ए। ठीक है। ईबी कितना है, ईबी तो पहले से गिवन है, वी प्लस आई ए इंटू आर ए। और ये ऑलरेडी बाहर में आई ए है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर ए। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द जनरेटर। कितना मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है, तो यही मैकेनिकल पावर डेवलप करेगा। ठीक है। अगर यहाँ से न्यूमेरिकल में वोल्टेज का वैल्यू, यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालना है तो ये कौन सा करंट है, आई एस एच। तो आई एस एच कैसे निकालोगे, तो जो यहाँ का वोल्टेज है वही वोल्टेज तो यहाँ भी होगा, सेम वोल्टेज होगा। तो जब हाँ। सेम वोल्टेज मतलब भी होगा यहाँ भी वोल्टेज, तो भी बाई क्या हो जाएगा, आर एस एच। आर। बी वाई क्या हो जाएगा, आर एस एच। देखो कल भी मैंने न्यूमेरिकल जो बताया है उससे जो, देखो वो जो न्यूमेरिकल तीन सोर्स वाला बताया सुपरपोजिशन, उसको अच्छा से कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। और थेवेनिन्स भी बताया, कॉन्सेप्ट वही है, वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट करेंगे, और करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट करेंगे। मतलब किसी एक सोर्स को रख करके हम करंट का वैल्यू निकालते हैं। अगर तीन सोर्स है तो